जी, हम लोग यहाँ पे फिर से सुशांत के सपनों के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने एक वीडियो की है जो आप लोग सुन चुके होंगे, उसके बाद ये वीडियो है जिसमें मैंने बताया था 15-16 मिनट तक सुनने की थी वो। उसके बाद मैंने वहाँ पर आगे उस वीडियो में सिर्फ यही एक्सप्लेन थोड़ा बहुत किया था, बहुत ब्रीफली, कि इन सपनों के क्या मतलब हो सकते हैं, इन सपनों के लिखने में क्या कुछ है। कोई स्किल ट्रेनिंग है, अर्थ ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, किस किस्म की ट्रेनिंग है, उनके उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो किस तरीके से अपने आप को ट्रेन किया जा रहा था या कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहा था। क्योंकि ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होना, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाकायदा तौर पर फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली ट्रेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, आपको एक स्पेशल किस्म का इंसान बनाते हैं। स्पेशली अगर आप उसको मिक्स कर दें अपने रेयर प्रोडिजी होने के साथ साथ भी, और ऑलरेडी आप इतने इंटेलिजेंट हैं और सब कुछ है, और उसके साथ ये आपके अंदर स्किल्स हों, तो ये आपको बहुत यानी क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल किस्म का इंसान बनाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकल कर आती है हमारी जगह के लोगों के लिए। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए, या जो कि एक्चुअली असल में ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक एक करके थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे करके यहाँ पर ड्रीम्स को एक्सप्लेन करती हूँ। और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेगनोग्राफी की एग्जांपल्स दी थी कि इन सारे ड्रीम्स भी जो उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं उनमें उनको यूज़ किया गया। स्टेगनोग्राफी की मेथड होता है वाइट स्पेसिंग, या फिर क्या कहते हैं, जो माइनर चेंजेस होते हैं कैरेक्टर्स की शेप में, कहीं बोल्ड होता है, कहीं थिक होता है, कहीं पर फॉन्ट के स्टाइल चेंज होता है, या फिर WS जो एक कलेक्टिवली टर्म यूज़ की जाती है EOL, SOL, IPS के लिए, या IWS वगैरह के लिए। क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले इनकी ड्रीम्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो ट्विटर पर लिस्ट डाली थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि 50 ड्रीम्स एंड काउंटिंग, और छोटी सी क्यूट सी विंक इमोजी। अच्छा, सबसे पहला इनका जो सपना था वो था लर्न हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। अच्छा, अब प्लेन का जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, उनका आइडेंटिफिकेशन कोड था। जब उनको हेड ने आइडेंटिफाई किया था तो उनको 3 कोड दिए गए थे। नॉर्मली हर चीज़ जो है वो 3 के उस पर होती है। अच्छा, 3 दिए गए थे, 3 कोड, जिसमें एक पंख था, फेदर, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, और तीसरा जो है वो मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। ठीक है ना। तो फ्लाई जो प्लेन था वो दोनों ही चीज़ों को करता है, यानी पंख को भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। दूसरा आता है ट्रेन फॉर आयरन मैन ट्रायथलन। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? मैराथन होती है। 3 इसमें क्या कहते हैं, 3 इसके स्टेप्स होते हैं, वो एक होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मैराथन कह लें या ट्रायथलन कह लें, इसे जो भी कह लें आप, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आप तभी इसको जीत सकते हैं, या एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर कर आप तीनों स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा भी कवर कर सकते हैं, चाहे जीते ना जीते। ये बहुत ज़्यादा, यानी इसमें आप देख लें हर बॉक्स टिक होगा आपको जिस तरीके से इसमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और हर चीज़ की। उसके बाद 3rd नंबर पर है प्ले अ क्रिकेट मैच लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, वो राइट हैंडेड थे लेकिन वो हर चीज़ लेफ्ट हैंडेड करना चाहते थे, और ये बहुत नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली राइट हैंडेड जो लोग होते हैं वो लेफ़्ट से बहुत ही कम काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो राइट हैंड के साथ साथ लेफ़्ट को यूज़ भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरीके से कि अगर ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या आर्चरी में कुछ कर रहे हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेडी हैंड मांगती हैं, उनमें अगर आप लेफ़्ट हैंडेडली कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़हीन तरीन इंसान हैं, और आपका जो माइंड है वो इतना एक्टिव है और इतना खुला हुआ है कि आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने ब्रेन के लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, कि वो आपको लेकर चले, आप जो भी उसको मैसेज दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर समझ सके। नॉर्मली क्या होता है कि हम डोमिनेट करते हैं हमारा एक साइड, या तो लेफ़्ट या राइट, लेकिन दोनों को चलाना मतलब बहुत ज़्यादा फोकस देना माइंड को, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना, ये इतना आसान नहीं होता है। मैं भी राइट और लेफ़्ट दोनों से करती हूँ, लेकिन मैं लेफ़्ट से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेडी हैंड की ज़रूरत होती। हाँ, मैं दोनों हाथ यूज़ ज़रूर करती हूँ हर चीज़ में, चाहे कि हर चीज़ के अंदर दोनों हाथों से मैं लिख भी सकती हूँ सब कुछ, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेडी हैंड, यानी अगर आप कोई टारगेट ले रहे हैं, या आप कोई आर्चरी है हो गई, या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यानी अगर मैं केक्स बना रही होती हूँ, फ्रॉस्टिंग पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन हाँ अब थोड़ा बहुत फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्टेडी हैंड की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं फिर भी कोई बहुत बड़ा रिस्क अगर हो तो मैं लेफ़्ट से नहीं लेती।
पर इनको बहुत शौक़ था। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आ गया लर्न मोर्स कोड। अच्छा, अब ये मैंने ऑलरेडी, जो मोर्स कोड होता है ये इतना यूज़ नहीं किया जाता आजकल के दौर में। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल भी इसको यूज़ ज़रूर करते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं, रेडियो वगैरह में ये यूज़ ज़रूर किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हाँ, रिकग्नाइज़ ज़रूर है वर्ल्ड वाइड, और काफ़ी वाइडली रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी इसको यूज़ ज़रूर किया जा सकता है। इनफैक्ट मोर्स कोड को SOS, जो सेव अवर सोल की जो कोड के तौर पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट अभी भी प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, या कोई भी बड़े स्पाई या एजेंट्स हो गए या कोई भी हो गए, वो अक्सर अपनी उंगलियों से या किसी भी तरीके से कोड को जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप उनकी उंगलियों पे गौर करें, बहुत सारे लोगों ने पहले ज़माने में, अब तो खैर ये काफ़ी क्योंकि पता है लोगों को, तो लोग अब एहतियात करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इतना सेफ़ मीडियम रहा नहीं है अब यूज़ करने के लिए। लेकिन फिर भी कोड्स को पढ़ना और उनको जानना क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंजीनियर का स्टूडेंट था, पता नहीं। अच्छा, 5वें पे आते हैं, हाउ किड्स लर्न अबाउट स्पेस के बारे में। एक इस बंदे का ऑब्सेशन स्पेस से कभी ख़त्म नहीं हुआ, और यही जो है ना इसकी सबसे मुसीबत वाली चीज़ हो गई है यहाँ के लिए यानी यहाँ के लिए। अच्छा, नंबर 6 पे क्या है, प्ले टेनिस विद अ चैम्पियन। अब कौन सा चैम्पियन पता नहीं, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन हाँ कहीं कहीं उनके वो छोटे छोटे बच्चों वाले सपने भी हैं, रोनाल्डो के साथ फ़ुटबॉल खेलना, या ऑटोग्राफ लेना, या क्रिस्टोफर नॉलन के साथ बैठकर टाइम और फिल्म्स को डिस्कस करना, या चैम्पियन। ये आपके जो अपने एक ज़ाती सपने होते हैं ना, फ़ैन गर्ल और फ़ैन बॉय वाले, ये वो हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां, डू अ 4 क्लैप पुश अप। ये बहुत मुश्किल होता है। आप में से जितने भी यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन होते हैं वो जो ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स होते हैं या जो भी होते हैं, वो कर तो ज़रूर लेते होंगे, जाहिर सी बात है, आप लोग ट्रेनर्स होते हैं तो आप ऑलरेडी हर एडवांस्ड टाइप का पुशअप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फोकस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें मांगता है। 4 क्लैप पुशअप करना आसान नहीं होता, और इनको आपने देखा भी होगा कई जगहों पर ये पुशअप को शो करते हुए। बड़ा गर्व महसूस करता है वो हमेशा, जब भी कोई ऐसी चीज़ को जब वो अचीव कर लेता है ना, तो उसके अंदर वो एक बच्चों वाली खुशी आती थी। और वो जब कर लेता तो उसके बाद आप उसका चेहरा देखिए तो उसमें नहीं कि वो बच्चों वाला वो नहीं होते, जो बच्चे कुछ नहीं करने वाला होता और कर लेते हैं और बड़ा अच्छा तरीके से करते हैं, फिर उनको सबसे वाह वाह मिलती, तो एक बड़ी मासूम सी खुशी सी आती है आँखों में, चमक के साथ वो आती है उसकी आँखों में हमेशा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं 8वें पे, trajectories of moon, Mars, Jupiter, Saturn for a week। अच्छा, ये लफ्ज़ मुझे बोलना बहुत मुश्किल लगता है। अब चलते हैं 9वें पर, डाइव इन अ ब्लू होल। अच्छा, ब्लू होल जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ब्लू होल जो है सिंक होल के तौर पर भी कहा जाता है। उसके अंदर डाइव करना, उसके अंदर जाना, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आसान नहीं होती, ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें होती हैं। इनमें नॉर्मली भी लोग जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये आपको ट्रेन किया जा रहा होता है, साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग के तौर पर किया जाता है कि आपको ऐसी जगहों में फेंका जाए, ऐसी जगहों में डाला जाए कि जहाँ नॉर्मली इंसान नहीं जाते। और वो बहुत ज़्यादा जो एडवेंचरस किस्म के लोग होते हैं, जिनको एक शौक़ होता है, क्रेज़ होता है, जुनून होता है, वो तो कर लेते हैं एक रश के लिए। एक उनको शौक़ होता है, एक रश चाहिए होता है उनको, उनकी बॉडी को। लेकिन नॉर्मली ट्रेनिंग में भी, हम भी जब ट्रेन करवाते हैं लोगों को, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों में आप एक दूसरे को फेंकते हैं जानबूझ के कि वहाँ से निकल कर आप कितना वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप ज़िंदगी में किसी भी तरीके से, चाहे एक्सपेरिमेंट्स में हो या चाहे आप इन्फॉर्मेशन में हो एजेंट के तौर पर, आपको ऐसी बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, ऐसी बड़ी बड़ी कठिन मुश्किलात होती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। तो अगर आप साइकोलॉजिकली ट्रेन नहीं हैं और आप इतने फिट नहीं हैं, तो आप ऐसी जगहों में डर के दब जाएंगे, या तो आप मर जाएंगे या आप वहाँ से जीत कर निकल कर आएंगे। तो इसलिए आपको फेंका जाता है ऐसी चीज़ों में ट्रेन करने के लिए। ये आसान नहीं होते ब्लू होल्स वगैरह, लोग जाते ज़रूर हैं और निकल कर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों की मौत भी होती है। उसके बाद आ गया इनका फेवरेट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ 11वें पे आते हैं, प्लांट 1000 ट्रीज़। अच्छा, ट्रीज़ ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। क्योंकि जहाँ पर इंसान के गोल्स अगर अपने लिए हों, वो गोल्स होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। लेकिन जहाँ पर पर्पज़ हो या किसी बेहतरी के लिए हो, वो सेल्फलेस चीज़ें होती हैं, पूरी दुनिया के लिए होती हैं। और यहाँ पर उनके गोल्स बहुत सेल्फलेस गोल्स भी थे, और उन्हीं सेल्फलेस गोल्स की वजह से फंस कर उनके साथ ये सब कुछ हुआ, और अब वो यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर है उनका
स्पेंड एन इवनिंग इन माई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हॉस्टल। यहाँ पर इन्होंने हॉस्टल का वो जो नंबर था, उनका रूम नंबर, वो भी उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये दिल्ली कॉलेज में जाकर एक इवनिंग गुजारना चाहते हैं। अब ये याद के तौर पर गुजारना चाहते थे, वो जानते थे कि वो इन मेमोरीज़ को अपने अंदर स्टोर कर कर रख सकें बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आगे जाकर ये भी हो सकता था कि अगर कोई घटना घटती, उससे अगर मेमोरी लॉस हो जाता, तो एक इंसान अपनी उन यादों को, जो उसका बेहतरीन समय जहाँ पर गुजरा होता है, वो उन जगहों पर जाकर उन मोमेंट्स को जीना चाहता है कि कल को ये सारे फ्रेश मोमेंट्स, अभी अगर ये सारे सपने पूरे करके जाता तो शायद जो फ्रेश मेमोरीज़ होती हैं, कभी कभी वो आपकी एक कॉन्शियस, ये जो आपका जो भी माइंड होता है, उसमें कहीं ना कहीं रह जाती है, एक थोड़ी सी उनकी बारीक सी लाइन रह जाती है। अगर मेमोरी लॉस भी हो जाए किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी, तो ये उसकी तरफ है। 13वें नंबर पर, 13 नंबर अपने आप में बड़ा शरीर नोटी किस्म का नंबर होता है, यानी बड़ा हॉरर किस्म का नंबर होता है। और यहाँ पर ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि 100 बच्चों को नासा वर्कशॉप में भेजने का। अच्छा, ये नासा जो है ना, ये बहुत बड़ा कबाड़ा है दुनिया में, और ये मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी बाद में। खैर, ये यहाँ पर बच्चों को भेजना चाहते थे, ये ट्रेन करना चाहता था। उस वक्त तक जाहिर सी बात है इसे नहीं पता था, उस वक्त तक क्या, उसे अभी तक नहीं पता था, अब पता चल चुका है कि नासा अपने आप में कितना खौफनाक किस्म की चीज़ है। वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों की आंखें फट के रह जाएंगी कि ये लोग सब करते क्या हैं। अच्छा, 14वें नंबर पर मेडिटेट इन कैलाश। मुझे ये ज़ाती तौर पर जगह बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये फिर से इनके अंदर का फ़ैन बॉय निकल कर आ गया है। प्ले पोकर विद द चैम्प। अच्छा, अब पोकर भी जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, आपको फेस रीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। पोकर खेलना इतना आसान नहीं होता है, ये इनमें भी बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, माइंड को ट्रेन करना, एक डिसिप्लिन लाना, चीज़ों को समझना, अंडरलाइन चीज़ों को देखना, ये उसकी तरफ जाता है। फिर बुक लिखने का इनका सपना। अब बुक किस चीज़ के ऊपर लिखना, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लिखना ये इसकी तरफ है कि ये बाकायदा तौर पर डेली लिखते थे, जो अपना जर्नल राइटिंग होती है वो ये लिखते थे। वो बुक है इनकी, जो यहाँ पर जर्नल, जो डायरीज़ हैं, वो असल में बुक है। बुक में नॉर्मली क्या होती है, बुक में कहानी होती है, बुक में फ़िक्शन होती है, बुक में कथा होती है। तो ये जो उनकी डायरीज़ हैं, ये एक्चुअली उसकी तरफ इशारा है कि उन्होंने वो जो डायरीज़ लिखी हैं, वो अपने आप में एक पूरी कथा है, पूरी बुक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि उसके अंदर क्या कहानी एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद यहाँ पर आता है 8वें नंबर पर, मजाल है, जो ये लफ्ज़ मैं कभी भी सही बोल दूँ। ये खैर नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इनको देखने का भी शौक़ है और उनको पेंट करने का भी शौक़ है, और नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए नॉर्वे आना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, 19वें नंबर पर, वैसे तो नॉर्दर्न लाइट्स हर जगह से होती हैं, लेकिन सबसे बेहतर उनको देखना वो नॉर्वे है। नॉर्वे में क्या है वो आप लोगों को पता है। 19वें नंबर पर यहाँ पर अटेंड एन अदर नासा वर्कशॉप, एक और नासा की वर्कशॉप, एक नासा की ये वर्कशॉप कर चुके थे। 20वें नंबर पर ये दोबारा से बहुत डिसिप्लिन मांगती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मांगती है, बहुत ज़्यादा फोकस मांगती है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मांगती है, तभी आप 6 महीने में 6 एब्स या 8 एब्स जो हैं वो बना सकते हैं। अनलेस कि आप गजनी के आमिर खान हैं और उसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बहुत ही जल्दी 8 एब्स बना लिए थे, पता नहीं कितने अंडे खा के एक दिन में। लेकिन उसमें फिर जाहिर सी बात है कि इंजेक्शन वगैरह सब चीज़ें लगती हैं। और ये बुड्ढे लोग जितने बुड्ढे खान हैं, ये सारे, इनकी जो बॉडी अभी तक आप लोगों को दिख रही होती है, अल्लाह ही खैर करे, ये नेचुरल तो होती नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ गई ओके 21 पे है स्विम इन सिनोचीज़। ये सिनोट्स होती हैं, सिनोचीज़ इन्हें कहा जाता है। ये नॉर्मली महीकों में होती हैं। वहाँ पर ये एक बड़ी खूबसूरत सी, प्यारे से एक ये सिनोचीज़ होती हैं जिनमें लोग जाते हैं, स्विम करते हैं। ये भी अच्छी होती हैं, कुछ जो होती हैं बहुत ही खौफनाक किस्म की भी होती हैं, उनमें लोग जाके फंस भी जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो गूगल मार लीजिएगा। 22वें नंबर पर टीच जो है कोडिंग टू विजुअली इम्पेयर्ड। ये यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वो लोग जो आँखों से कमज़ोर हैं, या जो यानी जो भी उनकी आँखों से उनको जो भी प्रॉब्लम है, उनको कोडिंग सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप उनको कोडिंग सिखा देंगे तो उनके हाथ में एक स्किल सेट आ जाएगा, वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सर्वाइवल टेक्निक के तौर पर भी है। अगर ये ख़ुद कोडिंग जानते हैं तो ये भी एक सर्वाइवल स्किल है, एक सर्वाइवल स्किल सेट है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। और ये नॉर्मल कोडिंग या स्पाई एजेंट वाली कोडिंग नहीं, किसी भी टाइप की कोडिंग हो सकती है, लेकिन खैर ये सर्वाइवल होती है। ये एक और आगे 23 नंबर पे, स्पेंड अ वीक इन अ जंगल। अच्छा, जंगल में
ये सर्वाइवल स्किल होती है, ये अर्थ स्किल के तौर पर भी इसे कहा जाता है। सर्वाइवल स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आपको कल को वो उठाकर जंगल में अकेले फेंक दें, सहरा में फेंक दें, पहाड़ पर फेंक दें, आप अकेले हैं तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये उसके लिए वहाँ पर ट्रेन होने के लिए इनको बहुत शौक़ था जाने का। इनके जितने सपने हैं वो सारे इसी तरीके की कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग को याद होगा, एक बुक है, मैंने अभी इसी सीरीज़ के अंदर उनकी बुक्स थी, उनमें कौन सी बुक का नाम था, हाउ टू सर्वाइव कुछ करके था ना, या पता नहीं, हाउ टू स्टे अलाइव, हाँ है ना। आप चाहें तो वो वीडियो सुन लीजिएगा। का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाउ टू सर्वाइव किया, पता नहीं हाउ टू स्टे अलाइव कर था, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 नंबर पर अंडरस्टैंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इनको वैदिक टेक्नोलॉजी में भी को फंड करने का भी शायद बहुत इंटरेस्ट था, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी है। यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। 25 नंबर पर अल्लाह, डिज्नीलैंड, बच्चों वाले शौक़, लेकिन डिज़नीलैंड इतना बच्चों वाला शौक़ नहीं था, डिज़नीलैंड स्पॉट था। और वो स्पॉट किस लिए था, वो अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। डिज़नीलैंड स्पॉट था, और ये डिज़नीलैंड गए किस औरत के साथ थे, अस्तगफिरुल्लाह, मूड ही ख़राब हो गया सारा। 25 नंबर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, और ये मैं नहीं बताऊँगी कि इस 25 का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं 26 पे, विज़िट लाइगो। ये भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पर क्या होता है, और ये क्यों वहाँ पर जाके जानकारी लेना चाहते थे, क्यों वहाँ पर एक दिन स्पेंड करना चाहते थे लाइगो में। उसके बाद नेक्स्ट इनका एक विज़िट SERN जो है कौंसिल है किसकी, न्यूक्लियर, उसकी यूरोपियन कौंसिल है न्यूक्लियर, उसकी, समझ गए ना, न्यूक्लियर उसकी। तो वो वहाँ पे भी जाके स्पेंड करना चाहते थे। न्यूक्लियर वाली जगह पे क्यों जाना चाहते थे, उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न जो है वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। और आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से ये पेंडेमिक्स, किस तरीके से चीज़ें आएंगी, और आगे पूरी दुनिया किस तरीके से बिगड़ने वाली है। यहाँ पर ये सीरीज़ करने का, या ये आप लोगों को सारा बताने का मतलब, आप लोगों को सेव करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये वजह है, जो मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, कि आप लोग जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं करें। क्योंकि आने वाले दिनों में इतने लोगों के अपहरण होंगे, इतने लोग गायब होंगे, इतने सारे जो जहाज़ हैं वो गायब हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होना शुरू होंगी, क्योंकि अब इन लोगों को लोगों की ज़रूरत है। वो लोग चाहते हैं कि इस वाली दुनिया में लोग निकल कर आएँ, क्योंकि अब इन्होंने अपना जो एक फ़ेज़ है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको चेंज करना है। और वो किस तरह करना है वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। सिर्फ इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों से कुछ समझें। ये उसका भी बहुत बड़ा सपना था, वो हमेशा कहता था कि हमें लोगों को यार बताना है कि दुनिया किस तरीके से फंस सकती है। ये बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को बताता, आप लोग भी उस पर विश्वास कभी ना करते। अच्छा खैर, चलें छोड़ें, फिर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, कहाँ थी मैं, लाइगो के ऊपर। हाँ, 27वें में रेज अ हॉर्स। अच्छा, जो हॉर्स होता है, स्टैलियन होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोड भी होता है। और स्टैलियन, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं हॉर्स राइडिंग की भी, तो ये बहुत ज़रूरी होती है, जंगल्स में भी, सहरा में भी। ये आपको बहुत, ये एक स्किल के तौर पर भी होती है, और इसका ये स्किल आना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। यानी आप सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो हॉर्स है वो कोड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कोड एक्टिव है नहीं, पर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। 28वें नंबर पर लर्न एटलीस्ट 10 डांस फॉर्म्स। एक फॉर्म सीखना ना डांस की, चाहे वो बैले हो, चाहे वो बेली डांसिंग हो, चाहे वो आप लोगों का वो जो भारतनाट्यम होता है, मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मेरी गर्दन दबोच देंगे। वो जो होता है, जो ऐश्वर्या राय और हेमा मालिनी करती हैं, क्या होता है वो कथक होता है, मुझे नहीं पता। एक फॉर्म को उसमें, यानी उसमें एक्सट्रीम लेवल पर बेहतरीन होना बहुत मुश्किल होता है। एक ही डांस में, एक डांस फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है। आप एक डांस के बाद दूसरी डांस का फॉर्म सीखने में आपको सदियां लग जाती हैं, उसको बेहतरीन बनाने में, उसको प्रॉपर सीखने में। यहाँ पर इनका जो ख्वाब है वो 10 किस्म के डांस फॉर्म्स थे। तो सोचिए कि उसके लिए कितना जहन भी चाहिए। और ये प्रोडिजी से भी रिलेटेड चीज़ है कि एक प्रोडिजी होता है ना, वो एक चीज़ में बचपन से एक्सपर्ट हो जाता है। अगर एक सिंगर है तो वो एक टाइप का जो फॉर्म होगा, क्लासिकल हो गया या जो भी हो गया, वो उसमें एक्सपर्ट होगा। सब फॉर्म्स में होना मतलब बहुत मुश्किल है। होते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं।
मल्टी डायमेंशनल में नहीं आता, लेकिन स्टिल वो एक ही क्या कहते हैं, एक ही लाइन के अंदर 10 अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, ये फिर इनका एक सेल्फलेस गोल आ गया। ये बहुत ज़्यादा चाहते थे कि फ्री एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया को 29वें नंबर पर ये फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होती है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री है, एक प्रॉपर जो आपसे पैसा ऐंठती है। यानी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का सपना दिखा के, ये सब चीज़ें दिखा के आपको बेसिक एजुकेशन देने के लिए अगर पे करना पड़े, तो फिर तो लानत है ऐसी दुनिया पर और ऐसी सिस्टम पर कि आप अपने बच्चे को फ्री में एजुकेट भी नहीं कर सकते। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से फ्री में एजुकेट करती है, वो कोई पैसा नहीं लेती है। उसके बाद आप जो जितनी एजुकेशन सीख कर निकल कर आते हैं, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है या पायलट नहीं है या और कोई ख़ास इंपॉर्टेंट फील्ड के अंदर नहीं है, तो उसके अलावा बाकी सारी फील्ड में जो आपकी नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत ही नहीं होती उस एजुकेशन की, जो आपने यूनिवर्सिटी में जिसमें सर फोड़ा होता है। यानी होती ज़रूर है थोड़ी बहुत, आपको जाहिर सी बात है कि उसमें बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है, एडवांस नॉलेज भी दी जाती है, लेकिन स्टिल अगर आप नॉर्मली देखें, कुछ इतने बेतुके चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमारी लाइफ में ज़रूरत भी नहीं होती है। आप एजुकेशन फ्री नहीं है, यानी आप हर चीज़ में अगर आप पैसा ऐंठ रहे हैं, यहाँ तो आप मुझ पे चिल्ला रहे होते हैं कि मैं यूट्यूब में आपसे पैसा ले रही हूँ, और जबकि आप अपनी जेब से भी पे नहीं कर रहे होते। और इनफैक्ट ये कि वो पैसा मैं ले भी नहीं रही, क्योंकि हम टैक्स या चीज़ें नहीं पे करते, हमारे पास कार्ड्स नहीं होते, तो हम यूट्यूब को नहीं मोनेटाइज ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम उसका पैसा नहीं ले सकते। वो खैर बात की स्टोरी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप उनको पैसा दे रहे होते हैं। एक चीज़ जो एक इंसान का ह्यूमन राइट, बेसिक राइट है, उसको भी फ्री नहीं रखा गया। नॉर्मली ज़िंदगी में बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं ना, वो आपको फ्री में ट्रेन करते हैं, फ्री में देखते हैं, वो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इल्म वो एक तरीके से एजुकेशन जो होता है ना, वो एक तरीके से एक धर्म है। तो उस धर्म को अगर आप कैश कर रहे हैं, तो फिर आप असल में लालची हैं, आप ग्रीडी हैं। आपका कोई धर्म नहीं है, सिर्फ आपका जो धर्म है वो ग्रीड है। लेकिन अगर आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो आपका जो धर्म है, आप उसको क्या कहते हैं, यानी आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जब भी आप देखो, जो आपको फ्री में पढ़ाएंगे ना, वो आपको सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आप देख लें एजुकेशन, आप स्कूल्स में जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं, फिर भी टीचर्स आपको कद्दू पढ़ाती हैं, आपको कद्दू समझ नहीं आता, और फिर इसलिए आप जाते हैं ट्यूशन्स लेते हैं, या फिर आप कोचिंग स्कूल्स में जाते हैं कि आप वहाँ पर भी बेशक पे ज़रूर करते हैं, लेकिन आप सीखने जाते हैं ना दोबारा। और जब भी वहाँ पर भी नहीं सीख पाते, फिर लोग फेल होने लगते हैं। लेकिन वही इंसान आपको फ्री में बैठ के, चाहे आपका कलीग हो गया, फ्रेंड हो गया, क्लासमेट हो गया, या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो गया, जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि उनके लिए पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, एक दूसरे को ट्रेन करना, ठीक है। तभी आप कर सकते हैं।